नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनका निधन हो गया। काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे थे। उन्हें कोविड-19 भी हो गया था और कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि वे कोमा में चले गए हैं और तब से उनकी तबीयत जो है लगातार ख़राब होती गई और 31 अगस्त शाम 7:30 बजे लगभग ये न्यूज़ आया कि उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, काफी अच्छे लीडर थे, राजनीतिज्ञ थे। बहुत अच्छे काम किए इन्होंने अपने पद पर रहते हुए। और ये बेसिकली पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे और हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, आज हम लोग 1 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के सामने है फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इम्पोर्टेंट डे के बारे में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस डे कब मनाया जाता है? तो आप लोगों के सामने जो चार ऑप्शंस है, इसका जो सही आंसर है वो है 30 अगस्त को। हम सभी लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस डे यानी कि इस दिन को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। इसको पूरे विश्व में हम लोग मनाते हैं। और दूसरी बात, इस दिन जो है गिरफ्तारी, नजरबंद और अपहरण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए भी इसको हम लोग मनाते हैं। और इस डे को मनाने के लिए यूएन में इस बारे में बात की गई और 2011 से इसको कंटिन्यू हर साल हम लोग मना रहे हैं। तो देखो, यूएन जो है एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करती है। और यूएन जो है इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसकी जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप लोगों के सामने जो चार ऑप्शंस हैं, दोस्तों अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि एक अभिनेता थे जिनका कि निधन हो गया था, चैडविक बॉसमैन, जिसको कि आप लोग ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। और पुरुषोत्तम राय जो हैं एक फेमस एथलेटिक कोच हैं, थे हमारे देश के। और ये जो है बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करते थे। और दोस्तों, एक अजीब घटना बोलिए हो गई है 29 अगस्त को, जिस दिन हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन। इस दिन इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के कुछ घंटे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। और अब कर्नाटक के ये तीसरे पर्सन होंगे जिनको कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग करंट अफेयर का लेक्चर फॉलो करते होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनकी राशि में बढ़ोतरी कर दी है। द्रोणाचार्य अवार्ड में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब इसकी राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ अर्जुन अवार्ड, इसमें भी पहले 5 लाख ही दी जाती थी पर अब 15 लाख रुपए राशि कर दी गई है। और दो पुरस्कारों की बात करें तो एक है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसमें कि पहले 7.5 लाख दिए जाते थे और अब 25 लाख दिए जाएंगे। और एक है ध्यानचंद अवार्ड, जिसमें कि पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन बन गया, जो अमाउंट की राशि बढ़ाई गई है। ये एग्जाम में आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चंस के रूप में आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा?
तो दोस्तों आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शंस और इसका जो सही आंसर है वो है केरल। और चारों ही स्टेट जो है हमारे देश के साउथ के स्टेट है चारों। और केरल में इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया जाएगा। और IWTC यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जिसको कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र को इसी के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें की जा रही है कि इसमें महिला उद्यमिता को में तेजी लाया जाएगा, साथ ही लिंग समानता पर भी इसमें फोकस किया जाएगा। तो देखो केरल जो है इसके गवर्नर और सीएम इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि आप लोगों को किसी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके सीएम और गवर्नर कौन है। तो जान लीजिए इसके बारे में। तो इसके सीएम है केरल के पिनाराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यूएन में इस बारे में कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कि ये भविष्य के अंतः विकास से संबंधित लक्ष्यों का एक सेट है जिसमें कि 17 गोल सेट किए गए हैं और जिसे 2030 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक मोबाइल ऐप के बारे में जिक्र किया जा रहा है। किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये हमारे सुरक्षा बल हैं। एक है CISF, एक है SSB और एक है BSF। तो दोस्तों ये जो SSB है और BSF है ये सीमा पर सुरक्षा में तैनात रहते हैं और इसका जो सही आंसर है ये है A, CISF। पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप ये CISF ने लॉन्च किया है। CISF यानी जिसको कि हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। तो देखो इस ऐप के बारे में बोला जा रहा है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको कहा जा रहा है जिसमें हमारे देश के जो पूर्व सेना कर्मी होते हैं उनको इस ऐप से फायदा होगा, उन्हें पेंशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और इससे जो है सारा प्रोसेस अब उनका डिजिटल हो जाएगा। नेक्स्ट इस ऐप के बारे में खास बात यह है कि इसमें वे शिकायत भी कर सकते हैं और पेंशन से जुड़ी जानकारियां वो भी इनको मिलेगी यहाँ। तो दोस्तों CISF जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके जो अभी महानिदेशक हैं वे हैं राजेश रंजन और ये जो है 1969 में अस्तित्व में आया था। और CISF जो है हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स होते हैं, समुद्री पतंस होते हैं, विद्युत संयंत्र, विरासत, स्मारक स्थल जो होते हैं वहां पे CISF को ही अपॉइंट किया जाता है उन सबकी सुरक्षा के लिए। दोस्तों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था कि एयरपोर्ट में किस बल को तैनात किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे तो इसका जो सही ऑप्शन था CISF। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक योजना के बारे में बताया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने पढ़ा था मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के मशहूर प्लेयर रहे थे, इनकी 29 अगस्त को हम लोगों ने जयंती मनाई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस इस दिन हम लोग मनाते हैं। तो इस योजना में भी बेसिकली खिलाड़ियों पर ही फोकस किया जा रहा है। ये जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है इसमें, और इस योजना को शुरू किया है, इसका ऑप्शन सी सही, यूपी गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों इसके तहत यूपी सरकार क्या करेगी कि उनके राज्य के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनके घर तक पक्की सड़क बनाएंगी और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसको और बढ़ाया जाएगा और भी जितने खिलाड़ी बनते जाएंगे उन लोगों के घरों तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसको आगे भी और बढ़ाने की योजना है। तो देखिए यूपी के जो सीएम हैं वे हैं योगी आदित्यनाथ और इसके जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो है गोवा, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और
सेकंड जो ऑप्शन है दिल्ली, इसके बारे में अभी हमने हमने पढ़ा था एक अभियान के बारे में, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, जो कि स्कूली और यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो आप लोगों के सामने जो चार ऑप्शंस हैं, तो देखिए ये जो चारों ऑप्शंस है, यहाँ हमारे देश के इम्पोर्टेंट बंदरगाह भी हैं। मैं बता देती हूँ, जो महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट बंदरगाह है वो है एक न्यास सेवा बंदरगाह है, और कोलकाता में जो बंदरगाह है उसका नाम है हल्दिया, और गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला, और तमिलनाडु में दो बंदरगाह हैं, एक है चेन्नई बंदरगाह और एक है तूतीकोरिन। तो दोस्तों ये जो सी प्लेन सेवा है इसकी शुरुआत की जा रही है गुजरात में। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे गुजरात के ही हैं। तो देखिए ये जो सी प्लेन सेवा है इसको 31 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाना है, और इसको अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टेचू ऑफ यूनिटी तक इसके लिए इसको बनाया गया है। इस 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 दूरी तक ये यात्रा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट बात की जा रही है कि इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। देखो सरदार पटेल जो थे वे हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और बात करते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो आप लोग तो जानते ही हैं, जब ये स्टेचू ऑफ यूनिटी न्यूज़ में आया था तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी। ऐसा बोला जा रहा था कि क्यों इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है सिर्फ एक मूर्ति के पीछे, जबकि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं। खैर, और इसे जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसको गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, और इसके जो वास्तुकार हैं राम सुतार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन लेबनान के नए प्रधानमंत्री होंगे? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, इसका जो सही आंसर है वो है मुस्तफा अदीब। तो देखिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयानक विस्फोट हो गया था। वहाँ बारूद का बहुत बड़ा स्टॉक जमा करके वहाँ रखा हुआ था, उसी में विस्फोट हो गया था, और इसी कारण वहाँ की जो सिटी है बेरूत, वहाँ बुरी तरह आग लग गई और बहुत क्षति हुई थी। तो इसी के कारण वहाँ के लोग जो है सड़कों पर उतर आए, और मजबूरन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी हसन दियाब की, उन्होंने पार्टी समेत इस्तीफा दे दिया। तो अब जो आप लोग देखेंगे लेबनान के नए प्रधानमंत्री वे होंगे मुस्तफा अदीब। तो लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो है बेरूत, और इसकी करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाने का फैसला किया गया है? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं यार, इसका सही आंसर है सी, सेवा सप्ताह। तो देखिए अभी अभी हमारी सरकार ने इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया है, और इसके पीछे रीजन क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाने का फैसला किया है। और इस वर्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री 70 वर्ष के हो जाएंगे, और कहा जा रहा है इसे कि एक मदद का तरीका है। इस दिन लोगों को हम लोग ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा इस दिन लोगों को कोरोना के बारे में भी अवेयर किया जाएगा, उनको मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वितरित किया जाएगा। तो देखो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप लोग बहुत कुछ इनके बारे में जानते ही होंगे, बट थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, और इनसे पहले जो थे कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह, और हमारे प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्युएंसी जो है वो है वाराणसी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस इंस्टीट्यूट ने संस्कृत में विज्ञान पाठ्यक्रम पेश किया है? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है ये हमारे देश के आईआईटीज हैं, इसी में से एक ने किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, आईआईटी इंदौर। तो देखिए, इस इंस्टीट्यूट ने प्राचीन ग्रंथ से गणित और विज्ञान, ये दो सब्जेक्ट हैं, इसमें ज्ञान प्रदान करने के लिए ये एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। और इसका जो शीर्षक रखा गया है वो है भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना, ये है इसका शीर्षक। तो देखो, संस्कृत भाषा जो है हमारे देश की एक प्राचीन भाषा आप लोग बोल सकते हैं, और इसे जो है देववाणी भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। और दोस्तों, हमारे देश में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये सभी हमारे देश के इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि एक इम्पोर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है लोकसभा के स्पीकर, और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो कि राज्यसभा के स्पीकर हैं। तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। और इन सब का जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उत्पल कुमार। और अभी हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई कि उत्पल कुमार को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो उत्पल कुमार जो है ये मूल रूप से झारखंड के हैं, और अभी ये उत्तराखंड में कार्य कर रहे थे। तो देखो, बात करें यदि हम लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा जो है हमारी संसद का निचला सदन है, और ऊपरी सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो रखी गई है 552, जिसमें कि 530 राज्यों से सिलेक्ट होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से सिलेक्ट होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें कि हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो एंग्लो इंडियन है उनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी प्रॉब्लम्स में, किसी क्वेश्चंस में डाउट है या आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी मैं इस तरह के करंट से रिलेटेड जीके आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।